कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, उनमें छुपी होती है एक सच्चाई, एक ऐसी हकीकत जो कभी समझ नहीं आती। आज की कहानी एक ऐसे कमरे की है जहां आईने में आप खुद को नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ नजरों को आप हर वक्त महसूस करेंगे, क्योंकि वो हर पल बस आपको ही देख रही हैं। दिल्ली की रहने वाली एक लड़की, रिया, जो कुछ समय पहले ही कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी, अपने आगे के करियर को लेकर थोड़ी अनश्योर थी, लेकिन एक चीज जिसमें वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, ईस्टर्न हिमालयाज में पेड़ उग रहे हैं। इतनी ज्यादा ग्रीनरी है, मतलब यहाँ पे 10 यूट्यूब, साल से भी ब्लॉगिंग। ज्यादा की दादी को अब उसकी दुनिया सोशल मीडिया के लाइक्स और व्यूज के आसपास घूमने लगी थी। ब्लॉगिंग इन्फ्लुएंसर्स से ऑब्सेस्ड होकर उसने भी अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया, इस उम्मीद में कि शायद उसका चैनल भी पॉपुलर हो जाएगा। रिया का कंटेंट अभी काफी रॉ था, बिना ज्यादा एडिटिंग के, बिल्कुल सीधा और सच्चा। एक दिन इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते करते उसने उत्तराखंड का एक फोर्ट देखा, जिसकी सनसेट वाली तस्वीरें ऐसी थीं मानो रिया की व्लॉगिंग को बस इसी की जरूरत हो। रिया ने वो फोर्ट देखते ही अपने 2-3 दोस्तों को फोन किया और प्लान्स बनाने लगी, लेकिन बारिश का मौसम होने की वजह से उसका कोई भी दोस्त उत्तराखंड जाने को तैयार नहीं था। यही सोचते हुए रिया ने अकेले ही फोर्ट जाने का प्लान बना लिया और अगले ही दिन सुबह 11 बजे वाली ट्रेन से निकल गई, अपने कैमरा और ट्राइपॉड के साथ। एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उत्तराखंड के उस पुराने रेलवे स्टेशन पर कदम रखते ही रिया ने एक गहरी सांस ली और ज्यादा टाइम बर्बाद किए बिना उसने फोर्ट के लिए कैब बुक कर ली। कैमरा के लेंस को साफ करते हुए उसने कैब की खिड़की से बाहर देखा। रास्ते में घाट, झरने और जंगल, और कुछ ऐसे मोड़ जहां नेटवर्क भी उसका साथ छोड़ देता था। जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुंचे, गाड़ी एकदम से रुक गई। रिया ने पूछा, क्या हुआ भैया? पता नहीं मैडम, अचानक बंद हो गई। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर इंजन देखने लगा और रिया कैब के अंदर से ही इधर उधर देखने लगी। लेकिन अब जंगल ज्यादा घना लगने लगा था और आसपास का माहौल भी कुछ अजीब सा चुप हो गया था। रिया गाड़ी से उतरी और ड्राइवर पर चिल्लाते हुए बोली, क्या मतलब अचानक बंद हो गई? ठीक से चेक नहीं किया था क्या निकलने से पहले? मैडम, सब ठीक था। शायद बारिश की वजह से कोई दिक्कत आ गई है। देख रहा हूँ। रिया ने घड़ी की तरफ देखा। 4:30 बज रहे थे। सूरज अब धीरे धीरे ढलने लगा था और दूर कहीं से कोई अनजानी सी आवाज भी सुनाई दे रही थी, जैसे हवा में फुसफुसाहटें तैर रही हों। रिया ने आसपास नजर दौड़ाई। घना जंगल, कच्चा रास्ता और अब मोबाइल में नो सिग्नल। ड्राइवर भी घबराया हुआ सा था और बार बार दूर से आ रही एक छोटे से गेस्ट हाउस की लाइट्स को देख रहा था, मानो यहां से निकलने की कोई हड़बड़ी हो। इतने में रिया की नजर भी उसी छोटे से गेस्ट हाउस पर पड़ी, जिसे देखकर ड्राइवर बेचैन लग रहा था। रिया ने सोचा, अब रात होने ही वाली है और ये गाड़ी ठीक होने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। बेहतर होगा आज की रात के लिए इसी गेस्ट हाउस में ठहर लिया जाए। वो गेस्ट हाउस दूर से ही कुछ अलग लग रहा था, ना ज्यादा पुराना ना ही नया, लेकिन उसके चारों तरफ फैला सन्नाटा कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा था। रिया ने ड्राइवर को पैसे देते हुए कहा, भैया, आप कल सुबह मुझे इसी गेस्ट हाउस से पिक कर लेना। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगी। तभी ड्राइवर ने पीछे से आवाज लगाई, मैडम, वहां मत जाइए। हमने इस गेस्ट हाउस के बारे में बहुत अजीब बातें सुनी हैं। क्या मतलब? ज्यादा तो नहीं पता मैडम, लेकिन गांव के लोग उस गेस्ट हाउस को अवॉइड ही करते हैं। पता नहीं, कुछ
भूत प्रेत वगैरह का चक्कर है शायद। रिया हल्के से हंसी और बोली, वो सब कहानियां होती हैं भैया। मेरा इन सब पर कोई विश्वास नहीं है। बस इतना कहकर कुछ और सुने बिना वो गेस्ट हाउस की ओर बढ़ गई। वो गेस्ट हाउस दूर से एकदम पिक्चरेस्क लग रहा था। घने पेड़ों से ऐसा घिरा हुआ जैसे उसकी लाइट्स पेड़ों में से झांक रही हों। रिया जैसे जैसे आगे बढ़ी, रास्ता थोड़ा थोड़ा साफ होता गया और तभी उसकी नजर गार्डन में पौधों को पानी देते हुए एक चाचा पर पड़ी। सफेद झब्बेदार बाल, मटमैली सी शर्ट और चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे वो कुछ सोचते हुए भी हर आने जाने वाले को चुपचाप देख रहे हों। रिया को बड़े बैग्स उठाकर आता देखकर चाचा ने तुरंत उसकी मदद के लिए उसके बैग्स ले लिए और बताया कि वो इस गेस्ट हाउस के केयरटेकर हैं। चाचा, कोई कमरा मिलेगा? हाँ बिटिया, एक कमरा खाली है, ऊपर वाला आखिरी कमरा। चाचा, रिया को ऊपर वाले फ्लोर पर कमरा दिखाने ही जा रहे होते हैं कि तभी रूम नंबर 7 से कांच टूटने की एक जोरदार आवाज आती है। रिया पीछे मुड़कर देखती है। कमरे से आई कांच टूटने की वो आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन चाचा मानो उन्हें कोई आवाज आई ही नहीं। न उन्होंने पीछे देखा, न एक पल के लिए भी रुके, बल्कि और तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। रिया कुछ पल वहीं खड़ी रही, थोड़ी उलझन में, और फिर वो भी उस अनसुनी आवाज को नजरअंदाज करते हुए चाचा के पीछे पीछे चल पड़ी। मैं यहाँ आ गई। यहाँ मुझे अपनी व्लॉग के लिए अच्छे व्यूज मिल जाएंगे। कमरा देखकर रिया चाचा से बोली, चाचा, मुझे वो पीछे पहाड़ी वाले व्यू का कमरा चाहिए। चाचा थोड़े अटकते हुए बोले, वो व्यू तो बस एक ही कमरे से दिखता है, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। रिया ने हैरानी से पूछा, क्यों? चाचा ने नजरें चुराते हुए धीमे स्वर में कहा। उस कमरे में बहुत समय से कोई नहीं रुका। रिया ने थोड़ी जिद में आकर कहा, अच्छा, एक बार आप मुझे वो पहाड़ी वाला कमरा दिखा तो दीजिए, प्लीज। रिया के बार बार कहने पर चाचा ने बिना कुछ बोले अपनी चाबी की दराज खोली और एक चाबी निकाली जिस पर रूम नंबर 7 लिखा था। चुपचाप सीढ़ियों की ओर बढ़े और रिया को वो कमरा दिखाया। कमरा देखते ही रिया ठिठक गई। खिड़की से दिख रहा था एक सपना जैसा दृश्य। दूर तक फैली पहाड़ियां, उन पर गिरती सुनहरी धूप और नीचे बहती कोई नदी। मानो उसका उत्तराखंड आना सफल हो गया हो। जो उसे चाहिए था वो उसे इस कमरे से मिल गया था। रिया खुशी से बोली, ये वाला कमरा ही चाहिए मुझे। चाचा के लाख मना करने पर भी रिया ने उनकी एक ना सुनी। आखिर थककर चाचा ने कमरे की चाबी रिया के हाथ में थमाते हुए सिर्फ एक बात कही, आईना देखो, लेकिन देर तक मत देखना। और फिर बिना कोई और शब्द बोले चुपचाप वहां से चले गए। कमरा बिल्कुल साधारण सा था। एक बेड, लकड़ी की पुरानी अलमारी, एक जर्जर सा टेबल लैंप और एक बहुत ही पुराना आईना। आईने के किनारों पर झंग लगा हुआ था, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। कमरे में हल्की सी सीलन की गंध थी, लेकिन रिया का दिल तो उस खिड़की से दिखने वाले व्यू पर आ गया था। दिल्ली से उत्तराखंड के इतने लंबे सफर में रिया थक चुकी थी। उसने अपना सामान एक कोने में रखा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, बिल्कुल अनजान इस बात से कि कमरे की वो एक चीज उसे बहुत देर तक देखने वाली थी। रिया जैसे ही बाहर आई उसने सोचा, सुबह तो मुझे फोर्ट पे जाना ही है, तो क्यों ना मैं अभी यहीं पे एक व्लॉग बना लूं। ये सोचकर वो अपना कैमरा सेटअप करने ही लगी थी कि तभी उसकी नज़र कमरे के एक कोने में रखे उस पुराने आईने पर पड़ी। आईना उतना ध्यान खींचने वाला नहीं था, लेकिन उसके अंदर का एक अजीब सा खालीपन रिया को घूरने लगा था, जैसे वो सिर्फ शीशा नहीं बल्कि कोई और कहीं और से देख रहा हो। रिया ने गौर से देखा। वो आईने के ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा आईने में दिख ही नहीं रहा था। रिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कमरे की हर चीज, बेड, दीवारें, खिड़की, अलमारी, सब साफ दिख रहे थे, लेकिन रिया जैसे वहां थी ही नहीं।
उसे लगने लगा शायद कोई लाइट का एंगल गड़बड़ है। वो इधर उधर हुई, झुकी, सीधी खड़ी हुई, लेकिन नतीजा वही, उसका चेहरा आईने में नहीं था। अब उसका ध्यान गया कैमरे पर। उसने कैमरा उठाया और उसे आईने के ठीक सामने कर दिया। रिकॉर्ड बटन दबाया और फिर कैमरे की स्क्रीन पर देखा। रिया की धड़कनें तेज हो गईं। स्क्रीन पर आईना पूरी तरह काला दिख रहा था। न कोई रिफ्लेक्शन, न कमरा, न रिया, कुछ भी नहीं। मानो कैमरा किसी और ही दुनिया की खिड़की खोल रहा हो, जहां सिर्फ वीरानी थी, एक डरावनी, सुनसान वीरानी। रिया की सूरत पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने खुद को समझाया, ऐसा कैसे हो सकता है? शायद मैं थक गई हूँ, बहुत सोच रही हूँ। ये सब बस वहम है। थोड़ा आराम करूंगी तो सब नॉर्मल लगेगा। यही सोचते सोचते वो बेड पर लेट गई और कब उसकी आंख लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला। रात के करीब 3 या 3 बजे होंगे। बस रिया की नींद कुछ अजीब सी आवाजों ने तोड़ दी, जैसे कोई नाखूनों से कांच कुरेद रहा। रिया झटके से उठकर बैठ गई। कमरे में एक नजर डाली, कोई नहीं था। फिर ये आवाज कहां से आ रही थी? उसने धीरे से चारों तरफ देखा और तभी उसकी नजर गई उस पुराने काले आईने पर जो हल्के हल्के हिल रहा था। आवाज उसी आईने से आ रही थी। रिया ने खुद को समझाया, शायद हवा से हिल रहा होगा। वो उठी और खिड़की बंद कर दी। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। जैसे ही वो दोबारा बिस्तर पर लेटने लगी, उसकी नजर अचानक अपने कैमरे पर पड़ी। कैमरा ऑन था। रिया हैरानी से कैमरे की स्क्रीन की तरफ बढ़ी और उसे बंद करने लगी। तभी स्क्रीन पर उसे एक औरत दिखी, लाल साड़ी में, चेहरा बालों से ढंका हुआ, लेकिन आंखें सीधा कैमरे में देख रही थी। रिया की सबसे डरावनी बात, वो औरत रिया के ठीक पीछे खड़ी थी। रिया ने घबराकर तुरंत पलट कर देखा। कमरा पूरी तरह खाली था, सिर्फ रिया और उसकी तेज होती सांसें। घबराकर रिया ने दोबारा कैमरे की स्क्रीन देखी। अब वो औरत और भी करीब आ चुकी थी। इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, जला हुआ, पिघली हुई त्वचा, लेकिन होठों पर एक मुस्कान जैसे दर्द का मजाक बना रही हो। रिया बुरी तरह डर गई। वो तुरंत कमरे से बाहर भागी, सीढ़ियों फटाफट उतरते हुए रिसेप्शन पहुंची और जोर से चिल्लाई, कोई है? कोई है? वहां उस कमरे में कोई है? इतने में वहां केयरटेकर चाचा आ गए। रिया की सांसें तेज चल रही थी, आंखों में डर साफ था। वो चाचा का हाथ पकड़कर बोली, वहां वहां कमरे में कोई औरत है, मैंने देखा उसे कैमरे में। वो पीछे खड़ी थी। चाचा एकदम गंभीर हो गए, धीरे से बोले, मैडम, मैंने मना किया था उस कमरे में मत रुकिए। उस कमरे में कोई नहीं रहता। सालों पहले उसी कमरे में कमिनी नाम की एक लड़की ठहरी थी। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के दिन ही दूल्हा भाग गया। कहा वो बहुत बदसूरत है, ऐसी लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। उस अपमान के बाद कमिनी ने उसी रात कमरा नंबर 7 में अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा ली। जलते हुए वो उस पुराने आईने के सामने खड़ी हो गई और चीखी। आईना भी मुझे नहीं देख सकता। तब से उस कमरे का आईना किसी का भी चेहरा नहीं दिखाता। चाचा की आवाज भारी हो गई थी। उन्होंने धीरे से कहा। रिया सुन्न खड़ी थी, हवा में सिहरन थी और उस आईने के पीछे से जैसे अब भी कोई धीरे धीरे मुस्कुरा रहा हो। रिया ने अगले दिन सुबह सुबह गेस्ट हाउस छोड़ दिया, थकी हुई, डरी हुई और बिल्कुल खामोश। उसका व्लॉग कभी अपलोड नहीं हुआ। उसका कैमरा और फोन दोनों के सारे फाइल्स गायब थे, जैसे उस रात की कोई भी बात दुनिया को कभी पता नहीं चलनी थी। गांव वाले आज भी कहते हैं, हर अमावस्या की रात रूम नंबर 7 से अब भी आवाजें आती हैं। ये थी रिया की कहानी। क्या आपने कभी किसी आईने में खुद को नहीं देखा? शायद आप वहां हो ही नहीं, या फिर कोई और आपकी जगह ले चुका है। अगली बार जब आप आईने में देखें, ज्यादा देर तक मत रुकना, क्योंकि कुछ शीशे सिर्फ चेहरा नहीं, रूह भी दिखाते हैं और कभी कभी चुरा भी लेते हैं।